गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल मैंने थोड़ा सा इंट्रो भी दिया था कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है। तो अ बॉडी विच मूव्स इन टू डायमेंशनल प्लेन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। टू डायमेंशनल फील्ड में जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे थ्रो किया, दिस तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे थ्रो किया तो ऐसे हॉरिजॉन्टल थोड़ी जाएगा, ये आगे जाके इस तरीके से ही गिरना है। तो एक्स एक्सिस हो गया, ए एक्स एक्सिस हो गया, और नीचे डाउनवर्ड जो आ रहा है ये वाई एक्सिस हो गया। ये टू डायमेंशन, कोई भी बॉडी को जब टू डायमेंशन में आप थ्रो करेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स कल भी मैंने बताया था, आज भी। क्रिकेट बॉल थ्रो बाय ए प्लेयर, कोई भी क्रिकेट बॉल प्लेयर जब फेंकता है तो नॉट रोलिंग ऑन द ग्राउंड पे नहीं, तो क्या उसमें दोनों मोशन होते हैं कुछ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल भी जाता है और उसमें वर्टिकल भी जाता है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको तो खैर पता ही होगा। एन एथलीट टेकिंग जंप और हाई जंप, कुछ इस तरीके से कोई भी एथलीट्स जो जंप करते हैं या हाई जंप करते हैं पर हॉरिजॉन्टल फिर नीचे डाउनवर्ड। अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एरोप्लेन फ्लाइंग एट सम हाइट, दिस इज आल्सो टू डायमेंशन। तो शायद मैंने 2-3 एग्जांपल्स जो बताया उससे आपको प्रोजेक्टाइल थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रोजेक्टाइल में अपने को बेसिकली पढ़ना क्या है, दोनों मोशन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। क्रिकेट का बॉल फेंकना, एथलीट की लॉन्ग जंप या हाई जंप, या किसी एरोप्लेन से बॉम्ब का ड्रॉप करना, ऑल आर द टू डायमेंशन एंड दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको डायग्राम भी दिख रहा है कि भाई प्रोजेक्टाइल का कर्व कैसा बनता है। मैन फायर्ड फ्रॉम कैनन इन ओल्डन डेज, पुराने समय में ये यूज होता है। दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल। इसमें पूरा मूवेबल है, डायग्राम आपको प्रोजेक्टाइल का पूरा सही से क्लियर होगा। तो गाड़ी है, एक जगह से उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट फेंका और गाड़ी भी रनिंग कंडीशंस में है, तो जाके बॉल क्या होगा वहीं पास जाके गिरा। तो पाथ आपको दिख रहा है कैसा बन रहा है, प्रोजेक्टाइल्स। दिस इज द प्रोजेक्टाइल। सर ये टू डायमेंशनल है ना? हाँ, टू डायमेंशन ही होगा ना, प्लेन पर। चैप्टर का नाम ही है ना मोशन इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन। यस सर। अब प्रोजेक्टाइल भी पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल जो मैंने डेफिनेशन ही बताया कि दीज आर टू डायमेंशन। और जितने भी मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ तो एग्जांपल से आपको मूवेबल डायग्राम से और ज्यादा क्लियर होगा कि प्रोजेक्टाइल भी टू डायमेंशन होता है और कैसा डायग्राम बनता है। यस सर। अब देखो, अब बॉल थ्रोइंग अ बॉल इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो अपन खेलते हैं बॉल से, तो दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल भी अपन दो डिफरेंट केसेस में पढ़ेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल भी दो तरह के अपन को पढ़ना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे और हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट डिस्कस करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, बेसिकली अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा हॉरिजॉन्टली and moving only under the influence of force of gravity is called oblique projectile। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल्स में मतलब कि आप क्या करना है आपको कि बॉडी को किसी भी एंगल से आप थ्रो कर दें, 90 डिग्री छोड़कर, एक्सेप्ट 90 डिग्री, 0 डिग्री हो, एक्सेप्ट 90 डिग्री एंड 0 डिग्री छोड़कर। मैंने बॉडी को आप यहां से प्रोजेक्ट कर दें, बॉडी को इधर प्रोजेक्ट कर दें, यहां से प्रोजेक्ट कर दें। मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप पार्टिकुलर किसी एंगल से थ्रो कर रहे हैं, आइदर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, जो भी हो, 60, 70, 80, किसी भी एंगल से। तो अब ये यहां से थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट ऐसे आके यहाँ गिरेगा, यहां से किया ऐसे गिरेगा, यहां से किया ऐसे गिरेगा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में बॉडी को किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट करना है अपने को, एक्सेप्ट 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री करोगे तो वर्टिकली हो जाएगा और 0 डिग्री करोगे तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो 0 और 90 को छोड़कर आप किसी भी एंगल से बॉडी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये याद रखें। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय ए प्लेयर, दिस इज आल्सो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं फेंकता है, वर्टिकली भी नहीं फेंकेगा। वर्टिकली फेंकेगा तो ऊपर ही चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल फेंकेगा तो वो तो क्रिकेट सारे बॉल पे बैट्समैन मार ही देगा, या सारे बॉल ऊपर बैट्समैन के ऊपर से ही पार कर जाए। बॉलर भी जो
बैट्समैन को बॉल फेंकता है, पार्टिकुलर किसी एंगल से ही थ्रो करता है, दिस इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। एथलीट जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। एक पार्टिकुलर एंगल से जंप करना और पार्टिकुलर एंगल से लैंड करना, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो जितने भी आप प्रोजेक्टाइल्स का देख रहे हैं, सबका शेप कैसा होता है, पाराबोला, क्योंकि पाराबोला का शेप ऐसा होता है, दिस कुछ इस तरह से पाराबोला, दिस इज द पाराबोला, द पाराबोला। तो आप पढ़ोगे मैथ्स में चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें है पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। यस सर, एक बार आपने बताया। भाई ने भी बताया था और नाइन्थ में भी पढ़ना है। अभी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को यही मैं पढ़ा रहा हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बस हम नाइन्थ में तुम लोग पढ़ के आए हो। यस सर, यस सर। हाँ, तो नाइन्थ में यस सर, रिमाइंड हो गया वापस। नाइन्थ में भी पढ़ के आई, 11th में भी मैंने पढ़ा दी है और फिर भी याद नहीं आ रहा। वेलोसिटी, पोजीशन तो x हो गया ना, u है ना, वेलोसिटी बोलते हैं। कम से कम वेलोसिटी भी बोल देते तो भी काम चल जाता है, इनिशियल बोलो चाहे नहीं बोलो। सर डिस्टेंस को s बोलते हैं ना शायद। हाँ, डिस्टेंस को s बोलते हैं या x भी बोल सकते हैं, जो भी हो, s भी। हाँ, अब देखो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, तो यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट कैसा शेप दिख रहा है आपको, पैराबोलिक शेप दिख रहा है, और एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया था कि एंगल जो होगा ना तो 0 डिग्री होगा ना तो 90 डिग्री होगा। अरे ब्रेक करेंगे तो u cos थीटा, u sin थीटा। अगर याद हो तो ये ब्रेकिंग मैंने वहां बताया, कहाँ बताया था, वेक्टर में। यस सर। लास्ट क्लास में बताया था कि कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते हैं। एक कंपोनेंट ब्रेक हमेशा याद रखना, अगर ये f है, ये थीटा है, तो x में क्या होगा, f cos थीटा, और y में क्या हो जाएगा आपका f sin थीटा। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज कभी भी मत करना, पहला कंसेप्ट। दूसरा, जिसके साथ एंगल होगा वो हमेशा cos होगा, ये हमेशा ख्याल रखना। ये कंसेप्ट कभी मत पालना कि x एक्सिस हमेशा cos होगा, ये थ्रू आउट सभी जगह सही नहीं है। जिसके साथ एंगल होगा वो हमेशा cos होता है, लेकिन जनरली 11th पॉइंट ऑफ व्यू से अपन मान के चलते हैं कि एक्स एक्सिस में जो होता है वो कॉस होगा और वाई एक्सिस में साइन होता है। लेकिन अगर इसी यही आप हायर क्लासेस में जाओगे अकॉर्डिंग टू जेई और नीट के हिसाब से, तो आपको कंसेप्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमेशा कॉस होता है। बाकी तो 11 के हिसाब से चलेगा कि एक्स एक्सिस में कॉस होगा और वाई एक्सिस में साइन होगा। सर अल्फा और बीटा एंगल कौन सा आएगा इसमें? कहाँ अल्फा बीटा दिख रहा है तुमको? नहीं, मैं पूछ रहा था इसमें कौन सा आएगा वैसे। वही, अरे एंगल ही है ना, थीटा बोलो, अल्फा बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, आखिर है तो सब कोरोना वायरस ही है ना, अलग अलग ट्रेंड, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट। यस सर। है ना, तो सब एंगल ही है, थीटा बोलो, अल्फा बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, सब एंगल से ही रिप्रेजेंट। ये बॉल को आपने थ्रो किया, तो जहां जहां ट्राजेक्ट्री है, ये क्या है आपका, ये जो मैंने हेडिंग डाला है ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता, किस रास्ते से बॉल जा रहा है, दिस इज ट्राजेक्ट्री। तो ये जो मैंने डायग्राम लाइन जो ड्रा किया इस तरीके से, दिस इज द ट्राजेक्ट्री ऑफ बॉल, यानी प्रोजेक्टाइल्स का। तो ये जो ट्राजेक्ट्री है, किसी भी पॉइंट पे अपन ने देखा तो ये दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। या मान लिया कि यहाँ अल्फा एंगल, क्योंकि एंगल कंटिन्यू टाइम टू टाइम जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है एंगल भी चेंज होते जा रहा है, तो यहाँ का एंगल अल्फा मान लेते हैं। ये भी कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, v cos अल्फा और v sin अल्फा, सब जगह ट्राजेक्ट्री ऑफ एवरी पाथ पे आप निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो हो गया यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इसको r बोलेंगे, r का मतलब होता है रेंज, और एक तो हो गया आपका और इस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, पॉइंट पे इसको क्या बोलेंगे आप, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट आप बोलोगे सर मैक्सिमम हाइट क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे जाने के बाद, इस पॉइंट पे जाने के बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मूव हो गया, तो मैक्सिमम हाइट तक ही गया, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, इसको अपन मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट आपने यहां से थ्रो किया और जहां अर्थ पे गिरा, वो पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, रेंज बोलेंगे।
तो क्वेश्चंस में रेंज कभी निकालने के लिए आता है। कंसीडर ए बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अब कोई बॉडी को आप u वेलोसिटी से एयर में फेंक रहे हैं, किस एंगल से? थीटा एंगल से। तो u वेलोसिटी क्या होगा? दो पार्ट में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि मैंने अभी मैंने आपको बताया भी था। दिस इज x a y। कोई बॉडी को मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया एयर में थीटा एंगल से, तो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा u cos थीटा, और दिस इज u sin थीटा, एक कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। तो वही चीज मैंने लिखा यहाँ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट u sin। The projectile at a point this after time t, x and y are horizontal and vertical displacement after time t। वही चीज जो मैंने बताया, कोई ऑब्जेक्ट को अगर अपन थ्रो कर रहे हैं t टाइम में तो हॉरिजॉन्टली भी जाएगा और वर्टिकली भी जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वर्टिकली जितना डिस्टेंस कवर अप किया वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x इक्वल टू u cos थीटा t, t इक्वल टू दिस, क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जब हॉरिजॉन्टल में जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जाएगा, तो एक्सेलरेशन शुड बी 0 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, s क्या हो जाएगा आपका x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को अपन x बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u का क्या हो जाएगा? ये दिस इज मैं x ले लेता हूँ, तो u cos थीटा t, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस x इक्वल टू क्या हो गया? u cos थीटा t, x इक्वल टू u cos थीटा t। इससे टाइम निकल गया आपको x अपॉन u cos। तो वर्टिकल से वही फॉर्मूला लगाना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये y डायरेक्शन मैंने वर्टिकली आ रहा है नीचे, s y की जगह पर y है ना, y डायरेक्शन में, तो यहाँ y हो जाएगा आपका, y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी आपकी u sin थीटा, डाउनवर्ड आ रहा है, और g है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ एक्सेलेरेशन g टाइम t स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में आप ये यूज करोगे, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, याद रखो। वर्टिकल में एक्सेलरेशन तो होगी ना? तभी तो जी लिखा है मैंने। क्या होता है? एक्सेलेरेशन ही होता है ना, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन। हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको, फोर्स नहीं बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, जी की वैल्यू जरा टेस्ट तो करें अब, जी की वैल्यू पे देखते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ना सर शायद की तो नॉलेज चेक तो करने दो, किसको कहाँ क्या आता है बता ही दिया। इस पे स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी लोग स्क्रीन दिख रहे हैं ना? यस सर। यस सर। एक महीने के बाद क्लास ज्वाइन की, स्क्रीन काम नहीं कर रहा होगा सर। एक महीने के बाद थोड़ी, 2 दिन बाकी है। अब इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में। तो दिस इज, तो y इक्वल टू दिस, ये जो फर्स्ट इक्वेशन क्या निकाला था मैंने, t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशंस में कल एक टर्म आया था हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बता तो दिया था कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, अपवर्ड में एक ऐसा पॉइंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाना शुरू करेगा, उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करे, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब इसमें कि मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कैसे करेंगे वो डिस्कस कर। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल बिफोर इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0 इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। वही चीज क्या, मैक्सिमम पॉइंट जहां तक ऑब्जेक्ट जा सकता है, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होगा? डिस्टेंस, जैसे ये मैंने जो डायग्राम बनाया था, दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। क्या कर रहा है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जो भी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल बिफोर इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स बिकम्स 0, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने से पहले वेलोसिटी तो 0 हो गया, एंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम कब होगा? जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाए, मतलब vy वर्टिकल वेलोसिटी आपका 0 हो जाए, क्योंकि वर्टिकल 0 होगा तभी तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो ऊपर ही ऊपर जाते रहेगा।
तो जिस पॉइंट पे आके इसकी वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल वेलोसिटी जो 0 हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज मतलब क्या हुआ इसका मैक्सिमम हाइट का कंडीशन क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0, ये याद रखना। अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन तो मालूम है -g होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगता है आपका डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन v और डिस्टेंस ट्रेवल क्या मान लेते हैं h। अब लगा दो इसमें फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, जो कि अपन ने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। तो v तो आपका क्या हो गया 0, u क्या है आपका u साइन थीटा का स्क्वायर 2s 2, a क्या है -g और s क्या हो गया h। तो माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज -2gh। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो h इक्वल टू आ गया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब u तो मालूम है आपको इनिशियल वेलोसिटी, g भी मालूम है ग्रेविटी 9.8, और थीटा भी मालूम रहेगा, क्योंकि थीटा क्या हो गया जिस भी एंगल से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, दैट इज थीटा। ये आपके मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि अगर u वेलोसिटीज है दिस, ये आपका मैक्सिमम हाइट है, फिर आपका क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस, ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, ये आपका u है, ये थीटा है, तो ये हो गया आपका u cos थीटा, और बेसिकली दिस इज u sin थीटा। तो खैर मैक्सिमम हाइट पे u sin थीटा तो 0 ही हो जाएगा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos। और एट द मैक्सिमम हाइट the acceleration of the projected body is equal to the acceleration due to gravity gets vertically downward। और मैक्सिमम हाइट पे एक तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 मतलब u sin थीटा 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, एंड जो ऑब्जेक्ट को आप जिस एक्सेलरेशन से फेंक रहे हो वो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा g के बराबर हो जाएगा। और h का मैंने फॉर्मूला पीछे बता दिया है। मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड इज 90 डिग्री। ऑब्वियसली u sin थीटा 0 है और u sin थीटा 0 है ना, कब होगा जब आपका प्रोजेक्टेड बॉडीज की एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट, हाइट हो गया, अब टाइम ऑफ एसेंट। दो तरह के टाइम होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है ऊपर जाने में लगने वाला टाइम, जो ऊपर गया इसको अपन टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, और जो नीचे आने में टाइम लगे उसको अपन बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। एंड टोटल टाइम हो जाएगा आपका टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऑब्जेक्ट को फेंकने से लेके ग्राउंड तक आने में लगा टाइम, तो वो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। वही चीज है मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट को अपन TA से डिनोट करते हैं। और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया आपका वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज 0। तो इक्वेशंस आप सॉल्व कर लें, क्या होता है v इक्वल टू u प्लस AT। v है वर्टिकल वेलोसिटीज जो कि 0 हो गया, और u तो आपको मालूम है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन हो गया g और टाइम ऑफ एसेंट TA। इसको सॉल्व करेंगे तो TA इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा अपॉन। तो दोनों चीजें आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखें या कैसे आता है कंडीशन याद रखें कि भाई टाइम ऑफ एसेंट निकालना है तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका -g, तो इससे आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा आपका दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पीछे अपन ने A और B दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ना टाइम ऑफ एसेंट के 2 टाइम, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल ही होते हैं, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज u sin थीटा अपॉन g।
और टोटल टाइम आप इससे निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन, और दूसरा इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन एराइज हो रहा था कि वाई टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो डबल क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि पाराबोलिक पाथ है ना, और पाराबोलिक पाथ क्या होता है आपका? सिमेट्रिक होता है। पाराबोलिक पाथ क्या होता है आपका? सिमेट्रिक होता है। दिस इज एक्स वाई, दिस इज पाराबोलिक पाथ। तो पाराबोलिक पाथ एक टाइम ऑफ एसेंट लगा यहाँ से, तो सिमेट्रिक है, जितना इधर ऊपर जा रहा है उतने इधर नीचे आ रहा है, तो बोथ आर सिमेट्रिक, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होते हैं वो 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल होंगे। सर सर कभी ऐसी सिचुएशन बनी है कि हमें न्यूमेरिकल में इसके दो ऑब्जेक्ट्स दे दिए, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ फेंकाएगा, किसी का अलग और किसी का अलग? नहीं, वैसा अपने को 11th-12th में नहीं पढ़ना, उसके लिए तुमको जेई की प्रिपरेशन करना पड़ेगा या नीट की प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, 11th के कोर्स के हिसाब से वो है भी नहीं। सर फिर भी ऐसी सिचुएशन में क्या करते होंगे? हो सकते हैं ना, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, देखते हैं, फिर उसमें क्वेश्चंस भी अलग पूछेंगे कि भाई किसको टाइम ज्यादा लगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, या कौन पहले ग्राउंड पे गिरा, क्योंकि ये चीज क्वेश्चंस भी अलग पूछेंगे। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया, अब एक जैसे यहाँ से गिरा और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ गिरा, तो क्वेश्चंस बहुत सारे अराइज हो सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पे फेंका गया, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस समय पर दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिरेंगे, या कितने समय के बाद दोनों एक ही जगह पर गिरेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अलग अलग वेराइटीज ऑफ, तो इस तरह से भी अराइज हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अपन थ्रो कर सकते हैं। कुछ नोट पॉइंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिस, और y इक्वल टू दिस, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज मतलब जो मैंने अगर याद हो तो कल मैंने आपको बताया भी था कि एक ऑब्जेक्ट को दिस इज यहाँ थ्रो किया, तो दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज। ये ऑब्जेक्ट को आपने पार्टिकुलर किसी एंगल से आपने थ्रो किया तो ग्राउंड पे वो कहाँ स्ट्राइक करेगा, तो जो जहां से आपने स्टार्टिंग किया ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, ये जो टोटल डिस्टेंस हुए ना, इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज। वही चीज है हॉरिजेंटल, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो कि प्रोजेक्टेड बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन देखते हैं, अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी आपको मालूम है u cos थीटा, बट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल को डिस्टेंस ट्रेवल जो हॉरिजेंटल रेंज है ना, दैट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, इसको अपन r मान लेते हैं, और टाइम टेकन क्या है आपका t। हॉरिजेंटल रेंज के लिए आपको एक कंडीशन याद रखना है कि कभी एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहे तो इसका यूज करके आप डायरेक्ट आप हॉरिजेंटल रेंज आप निकाल सकते। तो कैसे निकालोगे आप, क्या क्या दे रखा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s तो ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस r हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका u cos थीटा, और टाइम शुड बी t, और एक्सेलरेशन तो 0 ही हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो आप रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दिस इज u cos थीटा, और t तो मालूम है टोटल टाइम। तो अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, u cos थीटा और टाइम की जगह पर वैल्यू रख 2u sin थीटा अपॉन, सही है सर शायद मेरे हिसाब से u sin थीटा बाई चाहिए। नहीं, वो तो टाइम ऑफ एसेंट था, वो टाइम ऑफ एसेंट था, ये टोटल टाइम है। सही है सर ये। हाँ सही है। हाँ सर, तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट सेम होते तो 2 हो जाएंगे ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, सर हाँ sin 2 है, साइन 2 है पूरा तो बोल, साइन 2 थीटा। सर, sin है प्लस cos है, तो sin है cos है तो sin 2 है।
अरे तो मैंने ये नहीं बोला ना, मैंने थीटा बोला ना, तो लोग रट्टा क्यों मारता है? रट्टे मारे हुए कि ए होगा तो ए ही होगा, टू साइन ए इंटू कॉस है तो साइन 2 है। अगर मैंने थीटा बोल दिया तो उस टाइम, हाँ सर, वो हाँ तो थीटा उस का टर्म, वैल्यू हाँ तो उस टर्म में बोल दो। जब मैंने साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोला तो साइन 2 थीटा बोलो। फॉर्मूला सही बोला है तुमने, गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर मैंने एक ही हाँ जगह सर, पर, अगर एक ही जगह पर थीटा बोल दिया, एक ही जगह पर अल्फा बोल दिया, तो तुम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या नया आ गया। सर एक बार आप मेरा नया वो लेके देखो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ चलो आगे तो ऐसे बहुत मौके आएंगे। तो फिलहाल जो एक क्वेश्चन था रेंज में, ये क्या था आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तब रेंज का आपको एक फॉर्मूला हुआ, कैसे हुआ? आप एक कंडीशन जो है ना, दो तरीके, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, या मैंने कैसे निकाला वो आप याद रखो। तो सबसे बेस्ट तरीका है कैसे निकाला वो भी याद आपको रखो तो बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या अपन इतना याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं फॉर्मूलेस वगैरह, तो फिर वो दिक्कतें नहीं है। सर हाँ इसके कंडीशन में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं? हम न्यूमेरिकल्स में दिए हो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो खुद ही आएंगे, तुम्ही को मौका दूंगा करने के लिए, टेंशन क्यों ले रहा है? बहुत न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। सर। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी आर मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा 90 हो, थीटा 45 डिग्री। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल्स पे आप अगर फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा। सेम चीज जैसे अभी ओलंपिक में देखा है ना, जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल मिला है, हाँ सर, मैंने ना उसका फॉर्मूला भी देखा था। हाँ तो जेवलिन थ्रो का कंसेप्ट यही है कि अगर उसने क्या होगा 45 डिग्री के आसपास जेवलिन को फेंका होगा, इसलिए वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल की। 45 डिग्री से ज्यादा या कम रहेगा तो होगा ही नहीं, 45 डिग्री से ही फेंकना पड़ेगा, तब जाके वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा। क्योंकि रेंज का अपना फॉर्मूला क्या था, अभी जो मैंने लिखा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी था। तो जी तो कांस्टेंट पे है, तो जी पे तो जेवलिन थ्रो डिपेंड करेगा नहीं। और यू स्क्वायर वेलोसिटी और साइन 2 थीटा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब एंगल 90 डिग्री हो, 2 थीटा इज 90 डिग्री हो, तब जाके मैक्सिमम होगा साइन की मैक्सिमम। क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा आपका, 2 थीटा साइन 90 1 होता है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम 0, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब 90 डिग्री। मतलब कोई भी चीज आप 45 डिग्री से थ्रो करोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 45 से आपको ज्यादा भी नहीं जाना है और कम भी नहीं जाना है। ज्यादा भी जाओगे एंगल, कम भी जाओगे तो डिस्टेंस कम ही ट्रेवल करेगा। इसमें आपको 3 कंडीशंस दिया हुआ है, एक 90 माइनस थीटा से थ्रो किया गया, एक 45 से डिग्री, एक 90 माइनस थीटा से किया, एक 45 डिग्री से, या जो भी हो। तो देखना 45 डिग्री वाला जो है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया। जेवलिन थ्रो में आपको सिर्फ क्या डिसाइड करना है? एंगल। आप सही एंगल की प्रैक्टिस करना है कि भाई कैसे भी करके 45 डिग्री अचीव कर सके। और जब आप रनिंग करके आओगे तो ऐसे ही स्पीड तो आप उसको दे ही दोगे, तो 90 डिग्री 45 डिग्री से आप थ्रो करो और वेलोसिटीज भी उस हिसाब से दो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, यानी टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तीसरा देख लिया आपका रेंज, रेंज देख लिया। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब अगर ए एक्स वाई यहाँ से कोई आपको ऑब्जेक्ट थ्रो किया, दिस इज यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से, और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ बैठे कि पार्टिकुलर पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आपसे पूछे कि और ऑब्जेक्ट आपने फेंका तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, कोई पूछे बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? वही हेडिंग्स है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी समय आपने जो ऑब्जेक्ट फेंका है तो किसी भी समय उसका वेलोसिटी क्या होगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द टाइम्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे मतलब वो कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। जो भी चेंज आना है ना वो वर्टिकली चेंज आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में और ऑब्जेक्ट को नीचे आने में
उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी, बल्कि और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही होगा। दिस इज u cos theta and vertical component after any time, but अभी बताया मैंने vertical component should be vary। तो इसमें क्या लगा दिया, v इक्वल टू u प्लस at, वैल्यू रख दिया y कंपोनेंट का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है u sin थीटा माइनस, और टोटल वेलोसिटी इन केस ऑफ वेक्टर्स vxi प्लस vyj। अब जो आपने vx और vy निकाला वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं। vx निकाला u cos थीटा वो रख दिया, और vy निकाला ये रख दिया। बस इसमें एक कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट होगा, दिस इज u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा। और इसमें वेक्टर के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी। ऑब्वियसली मॉडुलस ले लिए तो स्क्वायर हो जाएगा, ये था ना, ये ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूं आपको। v इक्वल टू vx है एंड vyj, इसका मॉडुलस लेंगे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, या इसको v के, वही चीज मैंने यहाँ लगाया। तो वेलोसिटी वेक्टर v मेक्स एन एंगल विथ अल्फा, मान लिया कि ये वेलोसिटी ऑफ v जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इससे आप मैग्नीट्यूड भी सॉरी डायरेक्शन में निकाल लेंगे, y कंपोनेंट का वेलोसिटी अपन x कंपोनेंट का वेलोसिटी। तो दिस इज द वेलोसिटी जो अपन ने पीछे निकाला, इसके भी स्क्रीनशॉट निकाल लें। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखें और निकालने का तरीका भी आना चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स जैसे, तो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट्स थीटा u, मान लिया इस पॉइंट की बात करें, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। इस पॉइंट पे बात करें, दिस इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस पॉइंट पे बात करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो फिलहाल तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द एसेंट। मतलब एसेंट का मतलब जैसे ऊपर आप जाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द डिसेंट, मतलब नीचे आने में। दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट और दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट। तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका इंक्रीज करेगा, और ऊपर की तरफ जाने में डिक्रीज करेगा। बिकम्स जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली ये तो पता ही है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तभी तो अपन ने मैक्सिमम हाइट निकाला था। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट प्रोजेक्शन पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगा जो कि u के इक्वल होगा, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम कहाँ होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो कि u cos थीटा के। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 2u sin थीटा, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2mu sin थीटा, और अगर एवरेज वेलोसिटी आपको प्रोजेक्टाइल का निकालना है ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी, माने ऑब्जेक्ट को थ्रो करने से लेके ग्राउंड तक आने में, तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज की बात कर रहे हैं r, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट का सम। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री ड्यूरिंग द एसेंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ड्यूरिंग द एसेंट। क्या होगा आपका, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। 90 से 180 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब यहाँ रहेगा तो ये 90 है, ये 180 है, और 0 से 90 के बीच में क्या होगा आपका, टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का पॉजिटिव हो जाएगा, और एट 90 डिग्री पे तो मालूम है दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। एट द प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट का मतलब है जहां से आप ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो, कुछ इस तरह से अगर है, दिस इज x और ये आपका y है, तो दिस इज द प्रोजेक्शन पॉइंट, यहाँ से जो आप ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो। तो एट द प्रोजेक्शन पॉइंट टोटल एनर्जी क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर। m तो आपको मालूम है मास, और u इज द वेलोसिटी। दिस इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला यही होता है हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया,
दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या होता है आपका टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ई टोटल कॉस स्क्वायर थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो रेशियो आप इससे क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आप निकाल सकते हो, दिस इज tan स्क्वायर थीटा। अब अगर t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट पे, तो टाइम आप इससे निकाल लो हाफ gt स्क्वायर हाइट, सॉरी मैक्सिमम हाइट, दिस इज h का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और ये ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, इससे u निकालोगे तो gt बाई 2 sin थीटा, ये आप वैल्यू रख देंगे, दिस इज द फाइनल आंसर आप 1/8 gt स्क्वायर। इस तरीके से आपका फॉर द प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज रिलेटेड, मतलब तीनों में रिलेशंस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिससे आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, रेंज जहां ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया आपका रेंज, और दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये तीनों में रिलेशन हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू 4h बाई r। ऑब्जेक्टिव केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये फॉर्मूलाज, ये आपको रेंज एंगल दे देगा और रेंज दे देगा, बोले कि हाइट निकालो, या एंगल दे देगा और हाइट दे देगा, बोले रेंज निकालो, मतलब तीनों में से कोई भी दो चीज देकर आपको थर्ड चीज फाइंड आउट करना होगा। सर ये 4h बाय r आ रहा है, हाँ रिलेशन हुआ तीनों के, आप तीनों का तीनों के बीच आपस में रिलेशन हो गया 4h बाई r। अब जैसे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जीटा, रेंज का फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था, दोनों को जरा कोरिलेट करो, आपस में को कोरिलेट करोगे फर्स्ट सेकंड तो आपके ये आ जाएंगे। काम करते हैं, दोनों को आप डिवाइड कर दो h अपॉन r से, आप लोग को इतना डिटेल पढ़ना है नहीं, ये वाला पोर्शन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते तो काम चल जाता है। दिस इज 2g और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या हो गया g से g कैंसिल आउट और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, h बाय r क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 है, और यहाँ क्या है साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने कल ही डिस्कस किया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ क्या हो गया आपका साइन से एक साइन कैंसिल आउट, ऊपर बच गया साइन थीटा और नीचे हो गया 4 कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा अपॉन 4 h बाय r की वैल्यू। अब 4 को ऊपर भेज देंगे, तो 4 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4h बाय r इक्वल टू tan थीटा। आया समझ में मनीष? यस सर आ गया। सिंपल तो रिलेशन था, मेन तुम लोग को दिक्कतें कहाँ आ गई, मैथ्स का फॉर्मूला ही पता क्लिक नहीं कर पाया होगा। h बाय r साहिल सर हम यस सर आ गया हाँ, मैथ्स का फॉर्मूला ही क्लिक नहीं किया होगा तो कहाँ से बनेगा। सर। ये क्या बोलते हैं, ये इसका है ना पूरी टेबल से लाइन वाइज लर्न रहता है, इसका ऐसे नहीं लर्न होता है एकदम से। नहीं ऐसे भी हो जाएगा, तुम लोग को ट्रिक पता नहीं है याद करने का, मेन सबसे बड़ी चीज ये है। सर टेबल से लर्न है, बाकी ऐसे याद नहीं है। तो ऐसे तो खैर प्रैक्टिस जितना करेगा तभी याद होगा, अदरवाइज। अब जरा इसका बताओ, टी स्क्वायर बराबर 2r tan थीटा है, ये अपने को लाना है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, ये r का फॉर्मूला हो गया। अगेन दोनों को कोरिलेट करो। सर gt स्क्वायर के इक्वल में 2u sin थीटा बाय g अपॉन में u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ऐसा डिवाइड करना है। दिया हुआ है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना तुमको, हाँ फर्स्ट और सेकंड को आपको कोरिलेट करके ये लाना है, जो ऊपर आंसर है 2 gt स्क्वायर 2r sin थीटा। तुम कैसे कोरिलेट करते हो तुम्हारी प्रॉब्लम से, आपको आंसर भी पता है कि कोरिलेट करके क्या लाना है। जो कर रहे हैं ठीक है, उनको मैं थोड़ा सा और हिंट्स दे देता हूँ। अब देखो जो आपको लाना है उसमें देखना आप u नहीं है पहली चीज। सेकंड जो लाना है उसमें g भी है, अगर आप डिवाइड करो दोगे तो g तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर आएगा कैसे, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स
अगर आप डिवाइड करोगे तो ऊपर u है, नीचे u स्क्वायर है, तो एक u कट जाएगा, एक u बचा हुआ रह जाएगा, जबकि अपने को u लाना नहीं है। तो डायरेक्ट डिवाइड करने जाओगे तो मे भी होने के चांसेस कम है, क्योंकि अपने को u नहीं लाना है। तो यहाँ पर आपके क्या है, u है फर्स्ट में, और सेकंड में क्या है आपका u स्क्वायर है। तो u को हटाना है, तो u को हटाना है तो दो तरीके हैं, या तो दो तरीका है, या तो आप क्या करो, फर्स्ट को स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इधर हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब आप डिवाइड करो तो चांसेस है कि आपका आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप फर्स्ट से क्या करो, u की वैल्यू निकाल लो। u की वैल्यू फर्स्ट से निकाला तो हो जाएगा आपका टी जी अपॉन 2 साइन थीटा, टी जी अपॉन 2 साइन थीटा। और इस u की वैल्यू कहाँ पुट अप कर दो आप, सेकंड में u की प्लेस पे, r इक्वल टू टी जी 2 साइन थीटा, u की प्लेस पे कर दिया, दिस इज स्क्वायर, और यहाँ साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आपको दो तरीका मैंने बता दिया, अब करो, आपकी इच्छा। ऊपर वाले तरीके से करना है तो भी आंसर आ जाएगा, और नीचे वाले तरीके से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब आंसर लाकर बताओ। सर मेरा साइन के बाद नहीं हो रहा है मेरे से सॉल्व। दोनों में से कोई तरीके से नहीं हो रहा है? नो सर। मतलब मेरा हुआ नहीं, मतलब हो ही जाएगा, बस एक उस पर अटक गया मैं। मैंने दोनों तरीका बता दिया ना, ऊपर वाला अडॉप्ट कर लो या नीचे वाला। देखो मैं अगर मैं ऊपर वाला से करता हूं तो मैंने यहां से डिवाइड कर दिया, देख, तो क्या हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल आउट, एक जी से एक जी कैंसल आउट, तो ऊपर तो बच गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और नीचे बच गया आपका साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू, अरे सॉरी ये आर है ना, टी स्क्वायर बाय आर। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट। यस सर, तो कॉस और साइन 10 हो जाएगा। हाँ, ऊपर हो मेरा गया, 4 स्क्वायर तक क्या था वो जी, उसके बाद नहीं करा मैं। और नीचे जी कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जी को इधर भेज दो टी स्क्वायर के पास, तो जी टी स्क्वायर, जी को अपन ने इधर भेज दिया और आर को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2r, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा। ये हो गया प्रूफ। अगर मैं नीचे वाले पे आता हूं, पहला से फर्स्ट से u निकाल के u की वैल्यू सेकंड में पुट अप कर दिया, तो इसको अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे जी हो गया। अब क्या होगा, यहाँ एक जी से एक जी कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। तो यहाँ बेसिकली क्या बच गया आपका r इक्वल टू, ऊपर बच गया आपका टी स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका 2 साइन थीटा, और एक टी स्क्वायर जी कॉस थीटा हो गया। अब टी स्क्वायर जी को छोड़कर, क्योंकि टी स्क्वायर जी तो लाना ही है, टी स्क्वायर जी को छोड़कर बाकी को एक तरफ लिया, सबको एक तरफ कर दो, ये हो जाएगा 2r साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर जी। इससे भी बन गया साइन अपॉन कॉस tan, 2r tan थीटा। अब आया समझ में? यस सर। तो हाँ सर। हाँ, दोनों तरीका है सर, इसमें। ऊपर वाला हाँ, अच्छे से आया। हाँ, मैं ना ये यहाँ पे आकर अटक गया था क्योंकि मेरी स्टेप सारी मिक्स हो गई। मैंने दोनों तरीका बता दिया। एग्जाम में जो भी क्लिक कर जाए, जैसे भी हो, एक से निकाल के दूसरे में पुट अप कर सकते हैं, जैसा प्रूफ करना है उस हिसाब से चेंज करके भी कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जैसा। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, क्योंकि हो सके कभी आप बुक में देखो और नीचे वाला तरीका सेकंड वाला पता हो, तो आप तो बोले कि सर फर्स्ट वाला तो सर ने गलत बताया, या बुक में फर्स्ट वाला दिया हुआ हो और अब
और सेकंड वाला करवाया तो भी वो भी दिक्कत है, इसलिए मैंने दोनों करवा दिया। जैसा जो हो, या कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में कहीं से पढ़ के आया हो और बोल दे कि सर ऐसा ऐसा तो होता ही नहीं है, ये सही है ना? इसलिए मैंने दोनों तरीका बता दिया, जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप कर लें। कुछ नोट पॉइंट है, तो अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 40 tan थीटा, 40 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 नीचे आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर या ये 4H के बराबर हो जाएगा। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज कब होगा, मतलब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाके ये ऑब्जेक्ट को गिरना है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक, दिस इज आर मैक्स। तब जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री से आप थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी मैंने कल आपको बताया था। देखो, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट इफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट, ये आपका रेंज है और ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। दोनों इक्वल कब होंगे, जब थीटा क्या होना चाहिए, tan इनवर्स 4, मतलब आपको एंगल क्या रखना पड़ेगा, 76 डिग्री। तो 76 डिग्री से अगर आप थ्रो करते हो तो जितना मैक्सिमम हाइट होगा उतना ही रेंज होगा, मतलब H मैक्स और R दोनों बराबर हो। सेकंड है फॉर प्रोजेक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पढ़ा ना 10th में कि नहीं पढ़ा? सर जो दो डिग्री मिला के है ना, 90 डिग्री के इक्वल या फिर उससे कम हो, उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? यस सर, लेस देन 90 डिग्री। मतलब दोनों का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो उस केस में क्या होगा आपका, एक तो रेंज सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, मतलब एक अगर आप 30 डिग्री ले रहे हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक अगर आप 70 डिग्री ले रहे हो तो दूसरा आपका 20 डिग्री ले रहे हो, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक अगर आप 80 ले रहे हो तो दूसरा आपको 10 लेना पड़ेगा, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वही चीज है, एक अगर थीटा है तो दूसरा आपका क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो रेंज आर सेम। R1 अगर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आर, R2 दिस, दूसरा 90 माइनस थीटा। और ये आपका साइन, आप फॉर्मूला लगा दे ट्रिगो का, 2 को मैंने क्या किया अंदर भेज, तो 90 इंटू 2 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो रेंज दोनों आपका सेम आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। अरे मैंने ड्राइव भी बता दिए, R1 इक्वल टू R2 अगर दो एंगल दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड है H1 एंड H2 आर मैक्सिमम हाइट, तो दोनों का सम क्या होगा आपका, u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ भी आप निकाल लें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर। अब दोनों का आप ऐड कर लें, H1 प्लस H2 ऐड किया, u स्क्वायर बाई 2g कॉमन, ब्रैकेट में हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो हाइट का सम। थर्ड केस है रेंज इक्वल होगा, दिस इज R, और किसके इक्वल होगा, 4 अंडर रूट H1 H2 कॉम्प्लीमेंट। T1 T2 है टाइम्स ऑफ लाइट, तो दोनों टाइम ऑफ लाइट का प्रोडक्ट हो जाएगा 2R बाई। दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब एक जैसे है, अगर मान लिया कि एक केस मैंने यहाँ बनाया ऑब्जेक्ट को, एक मैंने 30 डिग्री से ऑब्जेक्ट को फेंका, थ्रो किया, और सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको मैंने क्या किया, 60 डिग्री से थ्रो किया, 60 डिग्री से। तो दो अलग अलग केस है, इसके लिए हाइट H1, टाइम ऑफ लाइट T1, रेंज R1, इसके लिए H2, T2, R2। तो दोनों केस की बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, 30 से और 60 से, तो दोनों का रेंज आपका इक्वल होगा और वो 4 अंडर रूट H1 H2 के बराबर होगा, और टाइम ऑफ लाइट का प्रोडक्ट जो होगा वो 2R बाई जी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी आप निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक बार थीटा ले लें, एक बार 90 माइनस थीटा ले लें, या 30 डिग्री की जगह पर मैं यहाँ थीटा बोल देता हूँ, या 60 जगह पर 90 माइनस थीटा बोल देता हूँ, इससे भी डिराइव हो गया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर रिस्पेक्टिवली दिस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। Then the velocity of projections
इज u इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और थीटा आपका ये हो जाएगा। यहाँ आपने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन में फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल में, तो मैंने शुरुआत क्लास में ही पढ़ाया था, डेफिनेशंस में ही बताया था, प्रोजेक्टाइल का मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी प्रोजेक्ट से पार्टिकुलर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पार्टिकुलर अगर किसी एंगल से आप थ्रो कर रहे हो, दिस इज थीटा, एंगल से आप कंपोनेंट कर रहे हो, तो इसके कहीं भी पॉइंट पे आपके दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो कंपोनेंट आएंगे ऑलवेज, सभी पॉइंट्स पे। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मान लिया कि एक्स कंपोनेंट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए है और वर्टिकल कंपोनेंट ए है, तो फाइनल वेलोसिटी आप इससे निकालेंगे और डायरेक्शन आपका इससे निकाल। अब एक फॉर्मूला लगा दें अपवर्ड जर्नी प्रोडक्शंस के लिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। u तो पीछे से आपने निकाल लिया था, a साइन थीटा, जैसे मैं फिर भी बता देता हूं, अब कोई ऑब्जेक्ट को अपन ने यहां से फेंका, थ्रो किया थीटा एंगल से, दिस इज u, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया आपका u cos थीटा, और वर्टिकल u cos थीटा और वर्टिकल हो जाएगा u साइन थीटा। तो अपने क्या वर्टिकली जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो u हो गया आपका u साइन थीटा, एक्सेलरेशन तो मालूम है आपको, माइनस जी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या होगा आपका हाइट हाफ h, h/2, और h जो अपन ने निकालते हैं वो h की वैल्यू यहाँ पर अपन ने पुटअप कर दिया, तो h आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज अपन कहाँ रख दिए, ऊपर रख दिए, u की जगह पर रख दो, a रख दो, s रख दो, इससे आपका क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। सॉल्व किया तो v आ गया आपका u साइन थीटा बाय रूट 2, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट। सेकंड प्रूफ भी देख लेते हैं, वेलोसिटी किस एट एनी इंस्टेंट, दैट इज, ये मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ट्रायंगल से, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट का मतलब मान लिया आप यहाँ वेलोसिटी निकालना चाहो, यहाँ वेलोसिटी निकालना चाहो, यहाँ माने पाथ के किसी भी पॉइंट पे, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो, तो इस फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ एनी इंस्टेंट, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर। और देखो ये तो आपका u यहाँ से आपने थ्रो किया था, और मान लिया किसी भी पॉइंट, मान लिया मैं इस पे ले लेता हूँ, दिस इज vx और vx, तो अब यहाँ से देखो u का कंपोनेंट होगा और ये जो v होगा दोनों आपका सेम ही होगा, दिस इज ux और दिस इज uy, ये इनिशियल वेलोसिटी का और ये फाइनल यहाँ कहीं किसी भी इंस्टेंट का है, तो vx और ux दोनों तो आपका यहाँ सेम ही होगा, तो vx इक्वल टू ux क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अपन ने निकाला था कंपोनेंट में, दिस इज u cos थीटा और दिस इज u sin थीटा, तो vx और ux तो आपका सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और vy क्या हो गया, u sin थीटा बाय रूट 2, दिस इज vy, u sin थीटा बाय रूट 2। अब बोलो सर ये कैसे आया, तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया था, हाइट ऑफ द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, जो आपने मैक्सिमम हाइट निकाला था ना, उसका हाफ हो जाएगा y कंपोनेंट का वेलोसिटी। अब जो vx और vy है दोनों वैल्यू अपन कहाँ पुटअप कर दें, यहाँ पुटअप कर दें, और जरा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पर ये आना चाहिए, किसका आ रहा है, जरा आया कि नहीं आया ऐसा, नो सर, नहीं सर हमारे तो अलग ही आंसर आ रहा है। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, u स्क्वायर और यहाँ भी u स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल देंगे तो u बच जाएगा, अंदर बच गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब एलसीएम ले लेंगे, 2 रूट 2 है, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो अंडर रूट, ये 2 तो नीचे ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ट्रिगो का फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा कितना, या इसको ऐसे कर दो, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आ गया। 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो क्या बचेगा, आया समझ में? यस यस सर हम
यस सर। मैंने बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लगा दिया था। कहाँ से 1 लगा देगा? कॉस स्क्वायर में अपॉन में 2 थोड़ी है। यहाँ तो अपॉन गलती कर दी थी ना, मैंने बताया। यहाँ अपॉन में 2 रहता ना, तब फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता, लेकिन अपॉन में 2 था नहीं तो अपन उसको कर नहीं सकते हैं। अब निकालते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो मान लेते हैं x1 इक्वल टू u1 cos थीटा 1 और y2 इक्वल टू दिस x1 y1, x2 इक्वल टू u2 cos थीटा, अरे y2। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ये अलग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये अलग। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट माने चेंज इन पोजीशन इन x डायरेक्शन, x1 माइनस x2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चेंज इन पोजीशन इन y डायरेक्शन में ये हो गया। दोनों को आप डिवाइड कर दो तो ये आपका कंडीशंस आया हुआ है। बोलोगे सर x1 ये कैसे आया, x1 बराबर दिस y1 इक्वल टू, आपने कैसे लिखा? तो सिंपल है, जैसे s इक्वल टू होता है ना फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला का अप्लाई करके मैंने एक चीज किया। कैसे किया ये चीज? जैसे यहाँ से मैंने फेंका, दिस इज u1 वेलोसिटी थीटा 1 एंगल से, तो यहाँ तो क्या हो गया आपका u1 cos थीटा 1, तो और डिस्टेंस क्या है x1, तो x1 u1 cos थीटा 1t हो गया। और इनिशियल पोजीशन है तो एक्सेलरेशन शुड बी 0, लेकिन बाकी फिर बीच में किसी अनदर पोजीशन की अगर बात करते हैं, y डायरेक्शन की बात करते हैं, तो y डायरेक्शंस में क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो फेंक रहे हो y डायरेक्शंस में, तो y डायरेक्शंस में अपन y1 मान लिया, और y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा u1 sin थीटा 1, तो हो जाएगा u1 sin थीटा 1t और माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस। देखो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा नहीं, इसलिए इस वाले में मैंने क्या किया, g यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो सिर्फ x1 इक्वल टू u1 cos थीटा 1t से काम चल गया। लेकिन y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में ऑलवेज एक्सेलरेशन भी होता है, इसलिए वहां एक्सेलरेशन भी अपन ने ले लिया g, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क करता है, इसलिए मैंने यहाँ g ले लिया। निगेटिव क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड अपन अपवर्ड फेंक रहे हैं और ग्रेविटी क्या लग रहा है डाउनवर्ड, इसलिए मैंने निगेटिव लिया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए उसी प्रकार आप सेकंड के लिए लिख लेना। डेल एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, चेंज है, और डेल वाई में भी कोई चेंज। अब कह रहा है कि अगर u1 sin थीटा 1 और u2 sin थीटा 2 अगर इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, u1 sin थीटा 1 और u2 sin थीटा 2 इक्वल हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। डेल वाई ऊपर जो मैंने यहाँ रख दो, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो आपका 0 हो जाएगा। मतलब डेल वाई बाय डेल एक्स क्या बताता है, स्लोप, तो स्लोप शुड बी 0। पाथ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब सिंपल होता है, आपको मैथ्स में पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेट में। स्लोप का मतलब होता है किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल झुका हुआ। तो स्लोप को अपन tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या डेल वाई बाय डेल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी डिटेल्स आप मैथ्स में पढ़ोगे। तो स्लोप 0 हो गया, मतलब ये लाइन का झुकाव है ही नहीं है। स्लोप 0 का मतलब थीटा 0 का मतलब ये लाइन कहाँ लाई कर लेगा, इस एक्सिस पे लाई कर जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट का पाथ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल जाएगा ही नहीं। अब कह रहा है कि u1 cos थीटा 1 और u2 cos थीटा 2 0 हो जाएगा, तो मतलब अब नीचे वाला 0 हो जाएगा। देखो ये वाला u1 cos थीटा 1 और u2 cos थीटा 2 इक्वल कर दिया तो ये 0 हो गया। अब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यहाँ डेल वाई बाय डेल एक्स क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो डेल एक्स बाय डेल वाई मतलब पाथ इज स्ट्रेट लाइन, मैंने पाथ वर्टिकली जाएगा। अब कह रहा है कि u1 sin थीटा 1 इज ग्रेटर देन u2 sin थीटा 2, या u1 cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन u2 cos थीटा 2। पाथ इज स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। और सेकंड केस क्या है, जब इसका उल्टा हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सब कंडीशंस याद रखें। अब क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h एज शोन। मतलब ये टावर है, टावर से ऑब्जेक्ट को, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को किसी टावर से फेंका गया थीटा एंगल से,
A body is projected up with velocity u at angle theta horizontal with the tower of height h. Tower की height h है. Cleared at such a body is also traces a parabolic path and the time of taken to reach the ground area as below. अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे तो कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा. लेकिन मतलब कि यहाँ भी आपको पाराबोलिक पाथ ही ट्रेवल करेगा. मतलब जो अभी तक लास्ट क्लास में जो पढ़ाया निकालना वही चीज है, सिर्फ उसमें एक टावर की हाइट ऐड हो जाएगा. मैं बोल रहा था कि सर जैसे कि ये टावर से अपन ने फेंका तो ये यू cos थीटा तक मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ये टावर से जो नीचे जाएगा तो ग्रेविटी प्लस में होगी कि माइनस में होगी? ग्रेविटी ऑब्वियसली माइनस में ही होगी ना. ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट को तो अपवर्ड ही फेंक रहा है. पॉजिटिव किस केस में होगी? जब आप रोड पर से कोई ऑब्जेक्ट छत पे फेंक रहे हो उल्टा. जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे ना तब वहां अपन जी पॉजिटिव लेंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो जी अपने को निगेटिव ही लेना. सर पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है. तो निगेटिव ही ले रहे हैं, अभी तक तो सब में निगेटिव ही ले रहे हैं. साइन कन्वेंशन है. साइन कन्वेंशन आप किसी को भी मान लो, नीचे वाले को अगर निगेटिव मान रहे हैं तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो, या नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हो तो ऊपर की तरफ निगेटिव मान लो. ये अपने ऊपर है साइन कन्वेंशन. अलग अलग बुक्स में आपको अलग. अच्छा 11th क्लास के हिसाब से तो ठीक है, डाउनवर्ड अपने को जी निगेटिव मानेंगे और अपवर्ड आपको पॉजिटिव मानना है. लेकिन हायर क्लासेस में जाओगे तो अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन अपन ले सकते. तो फिलहाल क्या डिस्कस करने वाले थे कि अगर टावर पर से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाए तो क्या होगा. दिस इज ये टावर है या बिल्डिंग मान लो, जो भी हो, टावर या बिल्डिंग जो भी, एच हाइट की बिल्डिंग है. इस पर से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ की. तो इस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या होगा. तो इस केस में हाइट कितना हो जाएगा आपका? दिस माइनस यू साइन थीटा टी, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज किया. Here the body can be treated, a body projected vertically up with a velocity u sin theta, जो कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में बताया from a tower of height. Hence the equation of motion of reaching the foot of the tower is, मतलब ये आपका h हाइट का टावर है, से कोई ऑब्जेक्ट को अपन ने फेंका थीटा वेलोसिटी से, u cos थीटा और u sin थीटा. तो ग्राउंड पे आने में कितना ए डिस्टेंस, तो इसमें ए फॉर्मूला यूज हो जाएगा. अब हाइट ऑफ टावर, बाय यूजिंग हाइट ऑफ टावर यूज करके अपन निकाल सकते. अब एक नोट पॉइंट है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउन विथ ए वेलोसिटी यू एट एंगल थीटा. अब बॉडी को क्या किया? डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं बिल्डिंग से, मतलब डायरेक्ट डाउनवर्ड. हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए टावर हाइट एच दिया हुआ है, तो ये हो गया यू साइन थीटा. दिस इज द यू कांस्टेंट. इससे आपको क्लियर क्या हो रहा है कि बॉडी ट्रेसेस, इसमें भी क्या होगा कि बॉडी पैराबोलिक पाथ में ही आएगा. तो कितना टाइम लग जाएगा अगर डाउनवर्ड फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को? तो तरह से अब डाउनवर्ड थ्रो करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. और अपवर्ड में क्या था? ये अपवर्ड का था. जब अपवर्ड बॉल को थ्रो करेंगे तो एच डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा. अब जब डाउनवर्ड करेंगे तो डिस्टेंस का आपका ए फॉर्मूला हो जाएगा. तो याद रखना, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है. जो बताया मैंने, एस इक्वल टू यू टी प्लस आप जी टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया. अब क्या है? अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल. अब कोई भी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्राजेक्टरी when the velocity vector makes an angle alpha with the, और radius of curvature मतलब जिस कर्व पे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, जिस मान ऐसा कर्व है, तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व का रेडियस. ऐसे समझ. सर तो ये पॉइंट कहाँ से नोटिस करना है? कहीं से भी अपने को, जैसे ऑब्जेक्ट को अपन ने थीटा एंगल से फेंका तो पार्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे अगर अपने को निकालना, जैसे कल बताया था, इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो.
Yes. है ना, at any times and any positions of object you will throw। जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो किसी भी पोजीशन पे, तो मान लिया था कि मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो ये जो यहाँ यू वी वेलोसिटी अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो दिस इज, ठीक है। वही मैं यहाँ लिखा कि द वी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि u जो यहाँ बना रहा है दिस इज u cos थीटा और दिस इज u sin थीटा। तो u cos थीटा जो होगा वो v sin cos अल्फा के बराबर होगा, तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या v इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, दोनों में से कोई भी आप यूज कर। तो इट इज के जी cos अल्फा प्ले द रोल ऑफ रेडियल, जी cos अल्फा है जो रेडियल डायरेक्शन, तो जी cos अल्फा बराबर क्या होगा v स्क्वायर बाय r, तो r इक्वल टू दिस, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और v तो मालूम है एनी टाइम का वेलोसिटी एनी पोजीशन पे, g मालूम है ग्रेविटी 9.8 और अल्फा एंगल भी आपको पता है, इससे आपका ar का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब अगर बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया दिस, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा अल्फा शुड बी 0, ये कंडीशन याद रख। तो ऊपर जो अब मैंने r निकाला था उसमें अल्फा के प्लेस पे 0 लिख दो, अब cos 0 क्या होता है 1, तो r का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g एट द हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट कंडीशंस में क्या बताने जा रहा हूँ, for a projectile projected with a velocity u at an angle theta to the horizontal, ठीक है। Find the magnitude of torque about the horizontal when it's strike the ground। जब बॉल को आपने थीटा एंगल से u वेलोसिटी से जब फेंका, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर। टॉर्क तो मैंने पहले बता चुका हूँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या हो जाएगा आपका mg, ये पता है ऑलरेडी, फोर्स इज mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो जो r निकाला था अभी की वैल्यू है उसकी वैल्यू अपने रख, तो अभी क्या हो गया g से g गया, g से g गया, मतलब इसका फाइनली क्या हो जाएगा आपका टॉर्क m u स्क्वायर साइन 2 थीटा, दिस इज द फाइनल। क्या होगा इसका आंसर सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g। सही है। ये बताए क्या होगा सर ये वाला है पाई बाय 2, नहीं पाई बाय वो, रुको सर 4, पाई बाय 4, अरे पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 है ना, मैक्सिमम हाइट पे पूछ रहा है ना, तो एंगल तो पाई बाय 2 होगा ना। पर इक्वेशन फॉर ट्राजेक्टरी, मतलब पाथ की बात बोल रहा है कि जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, जैसे आपने जो फेंका दिस, ये जो पाथ है पैराबोलिक पाथ, इसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। दिस कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो ग्राउंड पे इस तरह से पाथ पे आएगा, r इज द रेंज मालूम है, h इज द हाइट ऑफ द टावर। इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करें, ट्राजेक्टरी या पाथ आप दोनों सेम चीज है, इसकी इक्वेशन निकालना। इक्वेशन निकालने के लिए मान लिया कि आपने ऑब्जेक्ट बॉडी को कैसे थ्रो किया, आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विथ वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट हाइट h, हाइट का बिल्डिंग है, उससे आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। द बॉडी ट्रेवल्स इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली एंड रीचेस द ग्राउंड। अब इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर आप हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टली भी जाएगा और फाइनली क्या ग्राउंड पे ही आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हॉरिजॉन्टली भी जाएगा और वर्टिकली, दोनों पोजीशंस में जाएगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से फेंक रहे, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा नो एक्सेलेरेशन, जबकि वर्टिकल में क्या आ जाएगा आपका g हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन नहीं होगा, वर्टिकल्स में होंगे, जो कि मैंने शायद प्रीवियस क्लास में भी बताया, क्योंकि वर्टिकल में रहता है तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या हो जाएगा u x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली फेंका था ना, इसलिए y
इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 होगा, तो एक्सेलरेशन जी और एक्सेलरेशन क्या होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, मतलब वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में क्या हो गया, दिस ये फॉर्मूला लगा दिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्स यू टी, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा नहीं, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज प्लस 0, इसलिए x बराबर यू टी, तो t बराबर x अपॉन यू। वर्टिकल डायरेक्शंस में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट इज y, टाइम टेकन इज t, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों, तभी तो y डायरेक्शन में आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इधर थ्रो कर रहे हो तो y डायरेक्शन में तभी आएगा जब इसका वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड का, दिस इज 0, और एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। और एक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, y डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल लो वही फॉर्मूला लगा के, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब अगर मैं निकालता हूँ इसको, इस y, u तो 0 हो गया और हाफ हो गया जी टी स्क्वायर, तो y डायरेक्शन में आपका ये इक्वेशन होगा। हाफ क्या पीछे निकाला था, x इक्वल टू यू टी और y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। वहां से क्या किया था, t की वैल्यू निकाला था x अपॉन यू। अब इस t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इक्वल टू हाफ g, t की जगह पर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई यू का स्क्वायर, मतलब हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाय 2 यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और g तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट वाले को पूरे को मैंने कांस्टेंट मान लिया, मतलब ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया, ट्रैजेक्ट। टाइम ऑफ डिसेंट जो कि कल अपन ने ग्राउंड पर से निकाला था, अब टावर पर से निकाल रहा हूं, तो दिस इज द वर्टिकल। बस एक कंडीशन मालूम होना है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब टाइम ऑफ डिसेंट के लिए क्या हो, मतलब एक टावर पर से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका, नीचे आ रहा है, तो दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ से जहां से नीचे आना शुरू, तो नीचे आना कब शुरू होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन के 0, एक्सेलरेशन तो होगा, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इज द दिस। तो लगा दो फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s तो हो गया आपका h, u तो 0 हो गया, हाफ जी टी डी स्क्वायर, तो टी डी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2h बाई जी, तो टी डी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। इससे आप टाइम ऑफ डिसेंट निकाल सकते। और h की जो वैल्यू आपने पहले जो मैक्सिमम हाइट जो निकाला था ना, वो h रख देना, तो काम आपका हो जाए, या डायरेक्ट ये भी याद रखो तो दिक्कत। रेंज, तो रेंज आप मालूम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो सर ये कैसे हुआ, वेलोसिटी बराबर लिखते हैं ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो लगाया मैंने फॉर्मूला। रेंज वेलोसिटी इनटू टाइम, और जो टाइम ऑफ डिसेंट निकाला वहां रख दो, काम बन जाएगा 2h बाई जी। ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में कब किया था, जब ग्राउंड से फेंकते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, टावर से थ्रो कर रहे हैं, तो उस केस की बात कर रहे हैं। तो मान लिया पी पॉइंट लिया, जब ऑब्जेक्ट को अपन ने थ्रो किया, तो कोई पी पॉइंट पे टाइम टी में वेलोसिटी क्या हो गया आपका vx, और ए हो गया आपका vx इक्वल टू u हो गया, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, तो vy इक्वल टू क्या हो गया gt, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी टाइम t का। तो टोटल वेलोसिटी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, वैल्यू रख दिया, अभी vy पीछे जो निकाला था gt यहाँ रख दिया, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया एट एनी टाइम t।
और ये हो गया आपका डायरेक्शन। इसका एप्लीकेशंस क्या है? A body is projected horizontally from the top of the tower. The line joining the point of projection and the striking point makes an angle 45 degree to the ground. मतलब किसी भी टावर से जब हॉरिजॉन्टली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड जो ग्राउंड को जो स्ट्राइक कर रहा है तो कितने एंगल्स बनाएगा आपका? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। दिस इज एच एंड दिस इज आर। तो एच और आर इक्वल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे भी देखो ना, tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 45 1 होता है तो एच अपॉन आर। आर इक्वल टू क्या हो गया आपका? एच। सेकंड एप्लीकेशन है, a body is projected horizontally from the top of the tower. The line joining the point of projection and the striking point makes an angle 45 degree with the ground. Then the displacement क्या हो जाएगा आपका? This √2h या √2r जो भी हो, ये 45 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया दिस। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या निकालोगे? अगर मैं निकालता हूँ sin 45 तो P अपॉन एच, तो H अपॉन यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। sin 45 1/√2 H अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √2h। आ गया डिस्प्लेसमेंट √2h। या अगर कोई स्टूडेंट बोले सर साइन नहीं यूज करना, मैं तो कॉस यूज करूंगा, तो h कॉस क्या हो जाएगा? b, मतलब r अपॉन डिस्प्लेसमेंट। cos 45 भी 1/√2 r अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r। तब जैसे भी निकालें तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइनल डिस्प्लेसमेंट दिस इज, ऐसे निकालें। दोनों चीज है, वो साइन कॉस से निकाले चाहे पाइथागोरस थ्योरम से निकाले। ये था ना HAR था, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं √h² प्लस r² और r इक्वल टू h, इस तरह से भी निकाल। क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम द top of the inclined plane and angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will particle strike the point? मतलब जहां से आपने प्रोजेक्ट किया और जहां पर ग्राउंड को स्ट्राइक किया, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां से प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पर आके स्ट्राइक किया, तो वही चीज है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। x इक्वल टू ut, y इक्वल टू ½ gt² और y/x ये हो गया। तो बाकी tan थीटा तो निकाल लेंगे।